हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुड फोर्सेस राउंड 748 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम D2 दैट इज हाफ आर सेम। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. Half are same. This problem is a complicated version of D1 but it has significant differences. So please read the whole statement. Polycarp has an array of n integers where n is even a1 a2 up to an. क्या बोला गया है कि हमारे पास एक array है a1 a2 up to an साइज का, जिसकी साइज है n और n क्या है, even है। ठीक है। Polycarp conceived of a positive integer k. After that, Polycarp began performing the operations on the array. Take an index I where I is between 1 to n and reduce the number ai by k. ठीक है। क्या बोला गया है कि पॉलीकार्प ने बाद में कोई एक पॉजिटिव इंटीजर k लिया, इसका मतलब k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट किया। और एक ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है कि कोई भी एलिमेंट ai को उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं k, मतलब कि ai विल बी इक्वल टू ai माइनस k। ठीक है, ये एक ऑपरेशन की डेफिनेशन है। After Polycarp performed some, possibly zero number of such operations, it turned out that at least half of the numbers in the array became the same. Find the maximum k at which such a situation is possible, or print -1 if such a number can be arbitrarily large. फिर इनपुट दिया गया है और कंस्ट्रेंट्स दिए गए जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि पॉलीकार्प कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस करता है, मे बी 0। अब यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस की कंस्ट्रेंट नहीं दी गई है। इसका मतलब हम कितने भी ऑपरेशंस कर सकते हैं और किसी एक इंडेक्स पे भी हम मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑपरेशंस करने के बाद पता चला कि कम से कम हाफ नंबर्स जो एरे में है वो सेम हो गए हैं। मतलब कि इस एरे में से एटलीस्ट हाफ एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग सम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो पूछा गया है कि ऐसे जितने के होंगे उनमें से मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है और -1 प्रिंट करना है अगर k कैन बी आर्बिट्रेरीली लार्ज, मतलब k इक्वल टू इनफाइनाइट अगर पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं सम अप कर दूं क्वेश्चन को, तो एक एरे दिया गया है a1 टू an। ठीक है, n एलिमेंट्स है और n इवन है। फिर हम कोई भी एक एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं k, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, और फिर एरे पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना चालू करते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस एरे पे कितने होंगे इसका कोई कंस्ट्रेंट नहीं दी गया, इसका मतलब हम कितने भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। हम एक इंडेक्स पे भी मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि जो हमने k सिलेक्ट किया उसको हम किसी भी इंडेक्स के एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि ai इक्वल टू ai माइनस k। तो ऐसे कुछ ऑपरेशंस करने के बाद हमें पता चला कि जो एरे है उसके कम से कम हाफ एलिमेंट सेम हो गए, मतलब कि एटलीस्ट हाफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर सेम। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे मल्टीपल के पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमें बताना है कि उन मल्टीपल के जो पॉसिबल है उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, और अगर के इक्वल टू इनफाइनाइट भी पॉसिबल है तो हमें -1 प्रिंट करना है। और एक चीज़ यहाँ पे, अगर हम मल्टीपल ऑपरेशंस करते हैं उससे पहले हमें के को फिक्स करना है। मतलब कि अगर हम ai इक्वल टू ai माइनस k1 कर रहे हैं और aj इक्वल टू aj माइनस k2 परफॉर्म कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे विथ अ फिक्स वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल k पॉसिबल होंगे, मतलब कि हमने कुछ ऑपरेशंस किए k1 से और यहाँ पे हमें हाफ एलिमेंट से सेम मिल गए। हमें कुछ ऑपरेशंस किए k2 की मदद से और यहाँ पे हाफ एलिमेंट सेम मिल गए। हमने कुछ ऑपरेशंस किए k3 की मदद से और यहाँ पे हाफ एलिमेंट सेम मिल गए। तो अब k1 k2 और k3 में से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन हम एक सेट ऑफ ऑपरेशंस करेंगे विथ अ फिक्स वैल्यू ऑफ k। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं।
ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काईरॉकेट योर करियर विथ न्यूटन स्कूल। अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट्स को सेम करना है बाय रिड्यूसिंग देम विथ के, और ये ऑपरेशन हम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। तो पहले हाफ ऑफ द नंबर्स वाला कंस्ट्रेंट निकाल देखते हैं। हम जनरल केस देखते हैं कि अगर हमारे पास m एलिमेंट्स है और अगर हमें उनको इक्वल करना है यूजिंग सच ऑपरेशंस, तो कंसेप्ट क्या यूज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास m एलिमेंट्स है, ठीक है, b1 b2 b3 अप टू bm, ठीक है, और मुझे इनको सेम करना है और मुझे k को यूज करना है और इन पे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करके इनको मुझे सेम करना है। अब एक बात समझो, k पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो मैं अगर किसी भी इंडेक्स में से k को कम करूंगा तो उसकी ओवरऑल वैल्यू कम होगी, बढ़ेगी नहीं। इसका मतलब हम किसी की भी वैल्यू को बढ़ा नहीं सकते, हम सिर्फ कम कर सकते हैं, पहली चीज। तो अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है इस k की वैल्यू से, तो वो सारे एलिमेंट्स कहाँ मिलेंगे, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसके बराबर हो जाएंगे। ये बात क्लियर है, क्योंकि एलिमेंट की वैल्यू बढ़ नहीं सकती। ये मान लो सबसे छोटा एलिमेंट है तो बाकी एलिमेंट्स कम होते होते इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू बढ़ नहीं सकती क्योंकि हम k सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक ऑपरेशन में से, ठीक है। तो अगर सबसे छोटे एलिमेंट के बराबर होना है तो मान लेते हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, मतलब कि b1 लेस देन इक्वल टू b2 लेस देन इक्वल टू b3 लेस देन इक्वल टू bm, ठीक है। तो अगर b2 को b1 के बराबर मुझे करना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें से i2 टाइम्स मैंने b2 एलिमेंट पे मैंने i2 ऑपरेशंस परफॉर्म किए, ईच ऑपरेशन में मैंने k को डिक्रीज किया और ये हो गया b1 के बराबर। b3 माइनस i3 टाइम्स k इक्वल्स टू b1, इसको भी b1 के बराबर कर दिया, सबको b1 के बराबर करना है। b4 माइनस i4 k इक्वल्स टू b1 अप टू bm माइनस im टाइम्स k इक्वल्स टू b1, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे k जो है उसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, ये अगर हमें जानना हो तो k को हमें टारगेट बनाना होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ k विल बी इक्वल टू b2 माइनस b1 टाइम्स i2, ठीक है, और बेटर हम लिख सकते हैं i2 टाइम्स k विल बी इक्वल टू b2 माइनस b1, ठीक है। सिमिलरली i3 टाइम्स k इक्वल्स टू b3 माइनस b1, i4 टाइम्स k इक्वल्स टू b4 माइनस b1, im टाइम्स k इक्वल्स टू bm माइनस b1, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका मतलब k जो है वो इन सभी का डिवाइजर है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर i2 इक्वल्स टू k टाइम्स b2 माइनस b1 है, इसका मतलब k इक्वल्स टू b2 माइनस b1 बाई i2, इसका मतलब b2 माइनस b1 मॉड्यूलो k इज 0, ये हम कह सकते हैं। इसका मतलब k जो है वो b2 माइनस b1 का डिवाइजर है। सिमिलरली b3 माइनस b1 मॉड्यूलो k विल बी 0 अप टू bm माइनस b1 मॉड्यूलो k विल बी इक्वल टू 0, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका मतलब हमारे जो भी k की वैल्यू होगी उस पे एक कंस्ट्रेंट तो पक्का है कि वो इन डिफरेंसेस का डिवाइजर होना चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे मल्टीपल k पॉसिबल हो सकते हैं, उनमें से हमें मैक्सिमम बताना है। तो इनके जितने भी कॉमन डिवाइजर होंगे b2 माइनस b1, b3 माइनस b1 अप टू bm माइनस b1, इनके जितने भी डिवाइजर्स पॉसिबल होंगे इनमें से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इनके जितने भी कॉमन डिवाइजर होंगे वो सभी हमारे k की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है और उनमें से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं k इज GCD ऑफ b2 माइनस b1, b3 माइनस b1 अप टू bm माइनस b1, ठीक है। तो इनके जितने भी कॉमन डिवाइजर्स हैं उनमें से जो मैक्सिमम है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल m एलिमेंट्स के लिए है। अब -1 कब हमारा आंसर होगा, मतलब k की इनफाइनाइट वैल्यू कब पॉसिबल होगी। अगर
हम इस फॉर्मूला से देखें तो अगर ये I2 I3 अप टू IM सबके सब अगर 0 के बराबर होंगे तो हमें k की सभी वैल्यूज इनफाइनाइट मिलेगी, मतलब कोई भी फाइनाइट वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। रेदर आप इसको ऐसा समझो कि हमें क्या बोला गया है कि k अगर आर्बिट्रेरीली लार्ज होगा, मतलब कि इनफाइनाइट पॉसिबल होगा, तो आंसर -1 होगा। अब इनफाइनाइट k की वैल्यू पॉसिबल कब होगी? जब सारे के सारे एलिमेंट्स पहले से इक्वल हो। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो उनमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हो? अगर मेरे पास है 1 1 1 1, अब इनमें से मैं 10⁻6 सब्ट्रैक्ट करूं तो भी सब सेम रहेंगे, इनमें -10⁻15 करूं तो भी सब सेम रहेंगे, माइनस इनफाइनाइट करूं तो भी सब सेम रहेंगे। तो जब सब एलिमेंट्स इक्वल होंगे पहले से, तो उस केस में हमारा जो आंसर है वो -1 हो जाएगा, क्योंकि k की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल होगी। अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट है 1 1 1 4, तो इस केस में हमारे k की वैल्यू हो जाएगी 3। सो दिस इज द जनरल केस फॉर इक्वलिंग ऑल द एलिमेंट्स। अब देखते हैं एटलीस्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट्स के लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। सो अब अगर हमें एटलीस्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट्स को इक्वल करना है, तो पहले तो अगर इन्फिनिटी की कंडीशन देखें, हमने क्या देखा था कि अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल है तो उस केस में हमारा आंसर इनफाइनाइट भी पॉसिबल होगा। तो अगर हमारे एरे में जो n एलिमेंट्स है A1 A2 अप टू AN, ठीक है, इसमें से अगर n/2 से ज़्यादा एलिमेंट्स इक्वल होंगे पहले से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें एटलीस्ट n/2 एलिमेंट्स को इक्वल करना है, तो पहले से अगर n/2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो उस केस में हमारा आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा और हम -1 प्रिंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 1 3 4 ऐसा है हमारा सेट, इनमें से एटलीस्ट n/2 एलिमेंट्स मुझे इक्वल करना है, तो मैं इन दोनों एलिमेंट को ले लेता हूँ। अब इसमें से मैं कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूँ, माइनस करूँ 10⁻6, 10⁻50, 10⁻10⁻10, अल्टीमेटली ये दोनों सेम ही रहेंगे क्योंकि ये है ही सेम। तो इस केस में हमारा आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा और हम -1 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर पहले से ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 एलिमेंट्स इक्वल है तो हमारा आंसर -1 है। अगर नहीं है देन व्हाट शैल वी डू? अब अगर पहले से n/2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो k कुछ फाइनाइट होगा। अब k की मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जितने भी n/2 साइज के सबसेट पॉसिबल है उन सबको जनरेट करो, उन सब के लिए k की वैल्यू निकालो, उन सब की मैक्सिमम वैल्यू निकालो और ओवरऑल जो मैक्सिमम होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि मान लो 40 एलिमेंट्स है, क्योंकि 40 मैक्सिमम है, तो 40 एलिमेंट्स है तो इनकी n/2 की साइज क्या होगी 20, तो टोटल इतने सबसेट्स हमें मिलेंगे n/2 साइज के। इन सभी सबसेट्स के लिए k मैक्स निकालो, ठीक है, k1 मैक्स, k2 मैक्स, ठीक है, अप टू kz मैक्स, और इन सभी में से जो मैक्स होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इतने हम सबसेट्स अगर जनरेट करने बैठे और इन सब का आंसर निकालने बैठे तो वो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, तो ये हम नहीं कर सकते, हमें कुछ बेटर सोचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम B का हमने एरे लिया था, B1 ≤ B2 ≤ B3 अप टू ≤ Bm। अगर इन सभी एलिमेंट्स को हमें बराबर करना है तो हमें क्या चाहिए था, हमने डिराइव किया था कि Bm - B1 मॉड्यूलो K जो है वो 0 होगा, Bm - 1 - B1 मॉड्यूलो K जो होगा वो 0 होगा, अप टू B3 - B1 मॉड्यूलो K 0 होगा और B2 - B1 मॉड्यूलो K 0 होगा। मतलब कि K इन सभी के डिफरेंस का कॉमन डिवाइजर होगा। ठीक है, तो अब अगर हमें n/2 एलिमेंट्स को सेम करना है तो K अगर इन सब का कॉमन डिवाइजर है तो ये भी तो बात सही है कि K इन दोनों का डिवाइजर है। ऑब्वियस बात है, इन सभी में कॉमन है तो B2 - B1 में भी होगा।
तो रेदर देन फाइंडिंग ऑल द सबसेट हम क्या करते हैं, हम पहले दो एलिमेंट को फिक्स कर देते हैं, मतलब कि B1 और B2, और उनके जितने भी कॉमन डिवाइजर्स हैं उन कॉमन डिवाइजर्स जो बाकी एलिमेंट्स में एक्सेप्ट हो जाए एज अ कॉमन डिवाइजर वो काउंट कर लेते हैं। और अगर उनकी साइज ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 हुई तो वो एक पॉसिबल डिवाइजर, मतलब वो जो डिवाइजर होगा वो एक पॉसिबल आंसर होगा। तो ऐसे जितने भी डिवाइजर होंगे उनमें जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि k जो है वो इन सब में कॉमन डिवाइजर है, इसका मतलब कि B2 माइनस B1 का भी एक डिवाइजर होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ B1 और B2 लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो एरे है A उसको शॉर्ट कर देते हैं ताकि हमारा वर्क इजी हो जाए। अब फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस, ठीक है। फॉर j इक्वल टू I प्लस 1, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ये हम ले लेते हैं। अब ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ B1 और B2 की तरह एक्ट करेगा। मतलब कि हमें अगर कोई सेट चेक करना है, कोई एक सबसेट कि उनमें ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 एलिमेंट्स है और उनमें जो कॉमन डिवाइजर है डिफरेंसेस का वो क्या है, तो उनमें से जो पहले दो एलिमेंट्स होंगे वो I और J होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैं ये कह सकता हूँ, मान लो P इक्वल्स टू A ऑफ J माइनस A ऑफ I, ठीक है। और अभी हम I और J को काउंट कर रहे हैं, तो काउंटर इक्वल टू 2, ठीक है। अब फॉर ऑल डिवाइजर्स ऑफ P, AI और AJ के जितने भी डिवाइजर्स है, अब काउंट 2 हो गया क्योंकि हमने सेट में ये दो एलिमेंट काउंट कर लिए। फॉर ऑल डिवाइजर्स ऑफ P, फॉर L इक्वल्स टू J प्लस 1, L इज लेस देन N, L प्लस प्लस, इफ AL माइनस AI मॉड्यूलो डिवाइजर इज 0, देन काउंटर प्लस प्लस। देखो मैंने क्या किया कि हमारा जो था वो सभी जो एलिमेंट्स है उनके डिफरेंसेस का एक कॉमन डिवाइजर था और इनमें से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे एटलीस्ट n/2 एलिमेंट्स चाहिए, तो अब k जो है वो B1 और B2 का भी एक डिवाइजर है। तो मैंने क्या किया, B1 और B2 को फिक्स कर लिया और सभी B1 B2 की पॉसिबल वैल्यूज को मैंने निकाला। मतलब कि A ऑफ I है वो B1 की तरह है। अगर हम ये जो M है उसको n/2 लिख लो तो B1 B2 B3 अप टू Bn है। तो B1 जो इस सबसेट का फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा क्या होगा, A ऑफ I, और जो सेकंड एलिमेंट है वो A ऑफ J होगा। ठीक है, और A ऑफ J विल बी ग्रेटर देन A ऑफ I क्योंकि हमने पहले A को शॉर्ट किया था। फिर मैंने P इक्वल टू A ऑफ J माइनस A ऑफ I ले लिया, इनका डिफरेंस। अब क्योंकि K सब में कॉमन है तो K इनमें भी होगा, तो इनके जितने भी डिवाइजर्स है, फॉर ऑल डिवाइजर्स ऑफ P, मतलब कि A ऑफ J माइनस A ऑफ I, बाकी ऐसे कितने इंडेक्सेस है L सच दैट AL माइनस A ऑफ I मॉड्यूलो डिवाइजर इज 0, क्योंकि वो इन सब में कॉमन होना चाहिए। मैंने क्या किया, इसके जितने भी डिवाइजर्स थे, ठीक है, उनको इनमें भी इटरेट करवाया। क्या वो डिवाइजर इसको भी डिवाइड करता है, क्या वो डिवाइजर इसको भी डिवाइड करता है, क्या वो डिवाइजर इसको भी डिवाइड करता है। फॉर L इक्वल टू J प्लस 1, L इज लेस देन L, L प्लस प्लस। अब सभी डिवाइजर्स के लिए हम ये फॉर लूप अलग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हर बार काउंटिंग 2 होगी। इफ A ऑफ L माइनस A ऑफ J मॉड्यूलो डिवाइजर इज 0, देन काउंटर प्लस प्लस। तो हम जब इस फॉर लूप के बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे अगर काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 हुई, इसका मतलब ये जो डिवाइजर है वो वन ऑफ द वैलिड डिवाइजर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काउंटर 2 तो था ही, दो एलिमेंट्स तो थे ही I और J।
अब जैसे जैसे ये कंडीशन ट्रू होती गई वैसे वैसे हमारा काउंटर बढ़ता गया, वैसे वैसे ये ए ऑफ एल है वो हमारे सेट में आता गया, यहाँ पे इंक्रीज होता गया सेट, तो काउंटर प्लस प्लस, और जैसे ही काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 हुई, आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सी। इसको हम इसके साथ कंपेयर करवा देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जब हम ओवरऑल बाहर आएंगे। अब ये सारी पॉसिबिलिटी चेक करता है कि नहीं, यस, क्योंकि जितने भी b1 और b2 पॉसिबल है सभी सबसेट होंगे n/2 या उससे बड़ी साइज के, उसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट और सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो इस एरे में से ही होगा। तो हमने फॉर i इक्वल टू 0 से n और j इक्वल टू i+1 से लेके n सभी पेयर ऑफ एलिमेंट्स को स्मॉलेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट की तरह ट्रीट करके आगे बढ़े हैं, तो सभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक्सप्लोर हो जाएगी। अब ये जो है फॉर ऑल डिवाइजर्स ऑफ p, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? ये जो है फॉर ऑल डिवाइजर्स ऑफ p, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर मान लो कुछ भी p1 इक्वल्स टू 1, p1 इंटू p1 इज लेस देन इक्वल टू p1 प्लस प्लस, इफ p मॉड्यूलो p1 इक्वल टू 0, तो फिर p1 ये हो जाएगा और p2 क्या हो जाएगा? p डिवाइड बाई p1, मतलब कि p1 भी उसका एक डिवाइजर होगा और p2 भी डिवाइजर होगा। आई होप ये तो आपको पता होगा, सिंपल है। हम स्क्वायर रूट, अगर हमें किसी भी p वैल्यू के डिवाइजर्स चाहिए तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि उसके स्क्वायर रूट तक हम जाएंगे और जितने भी एलिमेंट्स उनको डिवाइड करते होंगे वो तो उसके डिवाइजर होंगे ही, और p बाई दैट डिवाइजर p2 ये भी उसका डिवाइजर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 100 है, ठीक है, तो 5 है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो 5 तो 100 का डिवाइजर है ही, लेकिन 100/5 भी 100 का डिवाइजर है, ये क्या हो जाएगा? 20, ये भी 100 का डिवाइजर है। सो p1 और p2 इक्वल टू p बाई p1, ये दोनों उसके डिवाइजर हो जाएंगे। तो हम p1 के लिए ये काउंट करेंगे, p2 के लिए भी ये काउंट करेंगे, और सभी i और j को स्मॉलेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट की तरह ट्रीट करके इस पूरे को इटरेट करेंगे। तो जहाँ पे भी काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 हुई वहाँ पे हम आंसर को अपडेट करने की कोशिश करेंगे, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सी। सो दिस इज द कंसेप्ट। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी कवर हो गया, आप कोड देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल मैंने रखा है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे 3 फोर लूप लग रहे हैं, मतलब n³ हो गया, और यहाँ पे p के डिवाइजर्स तो वो रूट p जितना हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं n³ इंटू रूट p। अब p क्या है? aj माइनस ai, मतलब मैक्सिमम डिफरेंस। तो अगर क्वेश्चन में आप देखोगे तो टेस्ट केसेस है लेस देन इक्वल टू 10, n की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 40, ai की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10 की पावर 6। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 10 की पावर 6 माइनस 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 6 है, ये माइनस 10 की पावर 6 है, तो ओवरऑल कितना हो गया? 2 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, और इंटू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। लेकिन अब यहाँ पे हमें एक और कंस्ट्रेंट दिया गया है, आगे क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे कि समेशन ऑफ ऑल n इज लेस देन इक्वल टू 100। सभी टेस्ट केस में जितने भी n है उनका समेशन लेस देन इक्वल टू 100 है। तो हम डायरेक्टली टेस्ट केस इंटू ये नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट केस की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, n की मैक्सिमम वैल्यू 40 है, तो ये टोटल 400 हो जाएंगे, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। अगर वन ऑफ द सिनारियोस कंसिडर करें तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो है वो कितने होंगे? अगर 10 मान ले तो n की वैल्यू भी 10 होगी मैक्सिमम, क्योंकि ओवरऑल समेशन n लेस देन इक्वल टू 100 दिया गया है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n³ इंटू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इंटू रूट ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 6, 1.41 इंटू 10³, ये हो जाएगा 1.41 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है, यहाँ पे कवर हो गया है। एंड इसका जो सोल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।